नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु पर्व की बधाई। इस समय अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में प्रकाश का उत्सव मनाया जा रहा है और अद्भुत नजारा है। आज ही देव दीपावली का पावन पर्व भी है, जप और तप का त्योहार है। इस अवसर पर भक्ति और शक्ति की भव्य छटा आज काशी में दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे। वहां देव दीपावली मनाने के लिए लाखों दीप जलाए गए, गंगा घाट को रोशनी से सजाया गया, लेजर शो हुआ। प्रधानमंत्री गए तो थे वाराणसी में कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने, काशी की विरासत और विकास की बात करने। लेकिन जब उनकी बात ध्यान से सुनी तो लगा उनके मन में बोझ है, चिंता है देश के किसानों की, खास तौर पर उन किसान भाइयों की जो सर्दी के मौसम में दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं, नाराज हैं। किसानों के मन में आशंकाएं हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अच्छी बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, गुरु नानक देव जी की जयंती पर, गुरु नानक देव के उपदेशों को याद करते हुए किसानों से सीधे बात की, उनके सवालों के जवाब दिए। और आज मैं आपको किसानों के सवाल और मोदी के जवाब सुनवाऊंगा। किसानों के मन में दो बड़े सवाल हैं। पहला यह कि नए कानूनों से किसानों को मिलने वाली एमएसपी बंद हो जाएगी, और दूसरा मंडियां खत्म हो जाएंगी और वो अपनी फसल बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों सवालों को एड्रेस किया। गंगा किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा, न तो एमएसपी बंद होगी, न मंडियां खत्म होगी। मोदी ने कहा उनकी नीयत साफ है, वो तो किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, दोगुनी करना चाहते हैं। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसकी गारंटी देना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिलाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया, इसलिए उनकी सरकार किसानों से एक बार फिर बात करेगी और किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए
हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। आज मैंने दिन भर किसानों की बात भी सुनी। वो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, जो नाराज हैं, उनकी एक बड़ी आशंका है कि सरकार अगर एमएसपी को खत्म नहीं करना चाहती तो कानून में क्यों नहीं लिख देती कि उन्हें एमएसपी मिलेगी। उन्हें लगता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि एमएसपी किसी कीमत पर खत्म नहीं होने दी जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि किसानों को अगर यह लगता है कि मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी तो यह भी गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा मंडियां न खत्म होंगी न कमजोर होंगी, मंडियों को तो और ज्यादा मजबूत और आधुनिक किया जा रहा है। इस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो मंडियां खत्म होने का सवाल नहीं पैदा होता। असल में मोदी की अगर पूरी स्पीच देखें तो उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की है जो किसान सुनना चाहता है, समझना चाहता है, और बात की उन्होंने बिना लाग लपेट के, साफ साफ। काशी में गंगा के किनारे खड़े होकर पवित्र धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किसानों को सरकार पर शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए किसानों के मन में आशंका पैदा हुई। पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज किसानों के मुद्दे पर करीब 27 मिनट तक बोले और मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना। अच्छी बात यह कि उन्होंने एक बार भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की, किसी तरह का दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना गलत नहीं है, हर किसी को सवाल पूछने का हक है और अगर लोगों के मन में आशंका है तो सरकार को दूर करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि किसानों के साथ 60 साल तक छल किया गया, इसलिए अब किसान किसी सरकार पर विश्वास नहीं करते और कुछ लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। मोदी ने कहा कि सरकार को किसानों को भड़काने वालों की जरा भी चिंता नहीं है, फिक्र है तो किसानों की। इसलिए सरकार किसानों की आशंकाओं को दूर करेगी, उनके सवालों के जवाब देगी। और उसके बाद मोदी ने बाकायदा एग्जाम्पल देकर समझाया और ये बताया कि किसानों के साथ पहले क्या होता था
और अब उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल। यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। साथियों, जब इतिहास छल का रहा हो, तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है, तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। क्योंकि जो लोग किसान सरहद पर बैठे हैं, जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने आज बार बार मंडियों का जिक्र किया, एमएसपी की बात की, और फिर से कहा कि जो लोग एमएसपी का सवाल उठा रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। किसान उनकी बातों में ना आए, क्योंकि सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे सीधे किसान के खातों में पहुंच रहा है। फिर उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 साल में 3 लाख करोड़ का गेहूं किसानों से एमएसपी पर खरीदा। इसलिए यह कहना कि नए कानूनों से एमएसपी खत्म होगी, यह सरासर झूठ है। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां
और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मैं आपको नरेंद्र मोदी की बात डिटेल में इसलिए सुनवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मोदी ने आज किसानों को कैसे बार बार समझाने की कोशिश की, हर संभव कोशिश की। उन्हें पुरानी बातें याद दिलाई, कैसे किसानों को पहले भी बहकाने की कोशिश की जाती थी। यह बताया कि मोदी ने कहा जब उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था तब कहा गया था कि चुनावी योजना है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। उस वक्त एक राज्य के किसानों ने तो डर के मारे योजना का पैसा लेने से इनकार कर दिया था। क्योंकि दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन करने पहुंचे हैं उनमें ज्यादातर किसान पंजाब के हैं, इसलिए मोदी ने बिना नाम लिए पंजाब की तरफ इशारा किया। मोदी ने कहा एक राज्य में तो कांग्रेस की सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना लागू ही नहीं की जिससे मोदी को क्रेडिट न मिल जाए। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। यही लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भी हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। साथियों, हमने वादा किया था कि किसानों के लिए पेंशन योजना बनाएंगे। आज पीएम किसान मानधन योजना लागू है और बहुत कम समय में ही 21 लाख किसान परिवार इसमें जुड़ भी चुके हैं। ये बात तो सही है कि किसानों के खातों में पैसा सीधा पहुंचा है और जब तक वो पैसा पहुंच नहीं गया था किसानों को यकीन नहीं था। और आज मोदी चूंकि काशी में गंगा के किनारे बोल रहे थे, इसलिए गांव और किसान के साथ साथ गंगा की बात भी की। मोदी ने कहा उनकी नीयत गंगा जल की तरह पवित्र है, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है छल पराजित होगा। जो लोग आज किसान कानून का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को भी जब इस कानून का फायदा मिलेगा, असलियत पता चलेगी, तो वो लोग भी इस कानून का समर्थन करेंगे। भाइयों और बहनों, वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं।
किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है, आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन एक बात समझने की है, हमारा अन्नदाता दिल्ली के पास सरहद पर इतनी सर्दी में सड़क पर बैठा है। रास्ते पर बैठकर सर्द रातें काटना कोई आसान नहीं होता, लेकिन किसान भाई सड़क पर बैठे हैं। तस्वीरें देखकर आंख में आंसू आते हैं। वो सड़क पर खाना बना रहे हैं, सड़क पर लंगर चल रहा है, वो ट्रैक्टरों में ट्रॉलियों में सोने को मजबूर हैं। ये दुखद है, अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि जो नए कानून बने हैं उनमें कुछ गलत नहीं है, पर एक कम्युनिकेशन गैप है। कई महीने से किसानों के साथ जो संवाद हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी तो है। इसीलिए अगर किसानों के मन में कुछ आशंकाएं हैं, डर है, कुछ सवाल है, तो उसके जवाब मिलने ही चाहिए और बार बार मिलने चाहिए। जब तक वो कन्विंस ना हो जाए तब तक मिलने चाहिए। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा किया, सीधी सीधी बात की, साफ साफ बात की, बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। मैं एक बात फिर से आपको बता दूं कि मोदी ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, मंडियां खत्म नहीं होगी, बल्कि मंडियों को और आधुनिक किया जा रहा है। और अगर किसान चाहे तो व्यापारियों को सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। तीसरी बात, व्यापारी या कंपनियों को किसी भी रूप में किसान की जमीन लीज पर लेने या खरीदने का हक नहीं होगा। कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे किसान की जमीन पर कोई कब्जा कर ले। सिर्फ फसल को खरीदने का करार होगा, एग्रीमेंट होगा, और किसी भी वक्त अगर किसान को लगता है कि उसे नुकसान है तो एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। इसके लिए उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और चौथी बात, अगर कोई व्यापारी या कंपनी किसान के साथ धोखा करती है, उसका पेमेंट पूरा नहीं करती, तो किसान कानून की शरण में जा सकता है। और यह कानून बिल्कुल साफ है। अब इससे ज्यादा साफ बात और क्या हो सकती है। इसके बाद भी अगर किसानों के मन में सवाल है तो सरकार बात करने को तैयार है। इसका भरोसा भी आज मोदी ने एक बार फिर से दिया। काशी में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो दिल्ली में बॉर्डर बैठे किसान उनकी बात सुन रहे थे। सिंधु बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि किसान बात करने को तो तैयार है, लेकिन बातचीत से पहले कोई शर्त, कोई कंडीशन ना हो। बातचीत
अनकंडीशनल होनी चाहिए, बिना शर्त। किसान चाहते हैं कि सरकार MSP की बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कानून में डाले और यह लिखे कि MSP खत्म नहीं होगी और MSP से कम दाम पर किसान की फसल को खरीदना कानून में जुर्म होगा। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये बातें नहीं मान लेती तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये पंजाब का संघर्ष नहीं है। ये जो भी कृत करता है, जो भी खेती एग्रेरियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो किसान है, मजदूर है, ये सभी का संघर्ष है। हम जहाँ हैं वहाँ ही डटे रहेंगे, वहाँ डटे नहीं रहेंगे। इसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। आपने देखा कि भरोसे की कितनी कमी है, कितना कम्युनिकेशन गैप है। अभी तो किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन आज पता चला कि किसानों ने दिल्ली को घेरने का प्लान बनाया है जिससे सरकार पर प्रेशर डाला जा सके। अभी भी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ये दोनों बंद हैं। दोनों तरफ से रास्ते को बंद किया गया है। आम लोग काफी परेशान हैं, इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब बड़े लक्ष्य के लिए आंदोलन होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो अब दिल्ली को घेरा जाएगा। दिल्ली में आने जाने के सारे रास्तों को किसान बंद करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि किसान 4 महीने का राशन लेकर आए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो दिल्ली के बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे। जो 5 बड़े मार्ग है दिल्ली के सभी दिशाओं में, उस 5 मार्गों को रोककर दिल्ली की घेराबंदी करके रखनी है। जब तक सरकार विदाउट कंडीशन गलबात नहीं करेगी, ये नेशनल हाईवे पर ही असी जमे रहांगे, टिके रहांगे, जाम करके रखांगे। ते अगली गल ये है भी जेड़े ये किसान है, हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, सभी देश के लोगों की अन्न की जरूरतें पूरी करता है। आपके साथ राशन लेकर आया है, किसी के राशन पर निर्भर होकर नहीं आया। सभी के पास 4-4 महीनों का राशन है। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए कुछ किसान नेता बैठे हैं। यहां पर ज्यादातर लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं। इन लोगों ने भी मोदी की बात सुनी। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार कुछ भी कहे, कानून में कुछ भी लिखे, लेकिन हकीकत यह है कि किसान को फसल के सही दाम नहीं मिल रहे। इस वक्त भी किसान की फसल MSP से आधे दाम पर बिक रही है, इसलिए किसानों के लिए तो कानून बेकार है। कैसे फायदेमंद है? उनके कहने से फायदेमंद है क्या? भाई वे तो दिल्ली में रहते हैं, उनको तो आटे दाल के भाव का पता नहीं। भाई गांव में जो किसान रहते हैं उसकी फसल आधे रेट में बिक रही है और व्यापारी खरीद रहा, मंडी में खरीद हो नहीं रही, उनकी जो सरकारी एजेंसी है उस पर खरीद नहीं हो रही और कानून बढ़िया है। ये तो उन लोगों को भी पता है जिन लोगों को कानून पढ़ाई नहीं उन्होंने। जब वो अपनी फसल बेचने जाते हैं तो फसल अगर महंगे रेट में बिक रही है तो कानून बढ़िया है, अगर कम रेट में बिक रही है तो सरकार भी खराब और कानून भी खराब है। किसान को दिन के उजाले में लुटा गया है। उन्होंने कहा है कि जो नए कानून से अब किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी है, अच्छी कीमत में बेचने की आजादी है। नहीं, वो कहाँ है ना, वो जगह बता दो ना। वो जो कहीं भी कोई बाजार का नाम है, किसी शहर का नाम है, कहीं भी का मतलब क्या है? वो जगह अच्छी कीमत मिलेगी वहाँ? नहीं, कहाँ मिलेगी? हम लोग जगह तो बता दो ना, एक आध जगह ले जा सकता है बिकवा दो, एक आध जगह दो उसको। सरकार किसानों को समझा सकती है, किसानों से बात कर सकती है, लेकिन सरकार उन नेताओं का क्या करे? उन संगठनों को कैसे समझाए जो अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? इसीलिए आज जब मोदी ने किसानों से सीधी सीधी बात की, उनके सवालों के जवाब दिए, तो कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोला। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काला कानून लाए, फिर किसानों पर डंडे चलाए, लेकिन जब वो भूल गए
कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हकीकत से दूर है। अब प्रधानमंत्री किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान सरकार के बहकावे में नहीं आएगा। काशी की पवित्र धरती पर जाकर जब देश के प्रधानमंत्री छल और कपट से झूठ बोलकर देश को किसान की हालत के बारे में बरगलाएं, तो इससे पीड़ादायक बात और हो भी क्या सकती है। मोदी जी, सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार आप मुट्ठी भर उद्योगपतियों को क्यों देना चाहते हैं? अनाज मंडियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? ये प्रश्न है जिनका आप जवाब दे नहीं रहे, और ये प्रश्न है जिनका जवाब किसान मांगता है। अब सुरजेवाला की बात सुनकर अंदाजा हो जाता है, आपको भी समझ आ गया होगा कि किसान को कैसे भड़काया जा रहा है। जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने दिए, कांग्रेस के नेता उन जवाबों को अनसुना करके एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं, जिससे किसान में कंफ्यूजन और पैदा हो, और ये हो रहा है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। किसानों को इतनी बार ठगा जा चुका है कि उसे सरकार पर, सिस्टम पर भरोसा नहीं होता। इसलिए किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे। दोनों जगह सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियां लगी हैं। हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले रास्ते जाम है। किसान बॉर्डर पर ही खाना बना रहे हैं, बॉर्डर पर ही रात बिता रहे हैं। और पंजाब के किसानों के लिए तो आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था, आज गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती है। गुरु पूरब का त्योहार है, उत्सव है। किसानों ने ये उत्सव, ये त्योहार, गुरु पूरब सड़क पर ही मनाया। इस दौरान गुरबाणी का पाठ हुआ, प्रसाद बांटा गया। किसानों ने बॉर्डर पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी गुरु पर्व का प्रसाद खिलाया। लेकिन यह साफ साफ कह दिया कि वो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में नहीं जाएंगे और मांगे पूरी होने तक वापस नहीं लौटेंगे। मेरा ये मोबाइल 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट में आज। इसका मिनिमम प्राइस 10 रुपए है। कल को यही जो अडानी और बानी हमारे पंजाब में आ जाएंगे ना, इसको 11 रुपए का खरीदेंगे और हम इसको मंडी में लेके मंडी जाना बंद कर देंगे। मंडी के आड़तिया सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये मंडी आके बैठ जाएंगे। यही मोबाइल मेरा जो 5 रुपए में कहेंगे बेचना है कि नहीं बेचना है। ऐसे ही हमारा मक्की का रेट बताता हूँ, 1800 रुपया आज मक्की का रेट 800 रुपए में पंजाब में बिक रही है। जब तक मोदी सरकार जो उनके थोपे काले कानून किसान मजदूरों के ऊपर थोपे काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक ये चालू रहेगा और चालू रखेंगे। बातचीत करने के लिए तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, उसके लिए वो बुराड़ी में बुला रहे हैं आप लोग। बुराड़ी क्यों जाएं हम? बुराड़ी जाके वो खुली जेल है। वो तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारी एक छोटी सी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो इस कानून में जोड़ दें। अपने चले जाएंगे हम उठ के। रविशंकर प्रसाद का ट्वीट है, वो कह रही है तो पहले की तरह जारी रहेगा। इसमें कंफ्यूजन किस? रविशंकर प्रसाद जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं ना। बिहार के किसानों की हाल देखिए आप। 800 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का है, 1900 रुपए, 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। आज से 10 साल पहले 10 ग्राम सोना लेने के लिए हमको 20 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ते थे, और आज हमको 10 ग्राम सोना लेने के लिए 30 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। मोदी सरकार के पास 2 साल रहेंगे। 2022 में उन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे। आय आप देखो दुगनी हो रही है कि आधी हो रही है। दिल्ली का बॉर्डर सील कर देना, क्या ये मात्र एक विकल्प है आप लोगों के पास? इससे आम जनता भी परेशान हो रही है। आप देखेंगे आसपास की जो दुकानें, व्यापार है, वो भी बंद है। हमने थोड़ी ना ये बॉर्डर बंद किया है, ये तो इनका है, ये तो सेंटर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया है। किसानों ने थोड़ी बंद किया है। जो हरियाणा में रोके थी वो भी खट्टर सरकार ने बंद की थी। हमारे रिपोर्टर्स ने जगह जगह जाकर किसानों से बात की, उनके दिल की बात समझने की कोशिश की ताकि वो बात आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा है। पंजाब और हरियाणा से आए किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉली टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं। किसान दिन के वक्त सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं,
और रात के वक्त कड़ाके की ठंड में ट्रैक्टर और ट्रॉली के अंदर सोते हैं। आज गुरु पूरब के उत्सव वाले दिन भी किसानों ने सड़क पर ही उत्सव मनाया। टीकरी बॉर्डर पर किसानों को सपोर्ट करने के लिए आज दूसरे कई संगठनों के लोग पहुंचे। जेएनयू के स्टूडेंट्स भी टीकरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स ने ढपली और नारेबाजी से किसान कानूनों का विरोध किया। टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसी तरह के ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया है। कोई दिक्कत नहीं आ रही सानू, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜੋ ट्राली है ये हमारा बेडरूम है और नीचे जो रोड है रोड हमारी रसोई है। जो धूप आती है उदो बाहर धूप च पड़ा है, उत्थे सौ जाने रात को ट्राली पर आराम करते हैं। हर ट्रॉली में कुछ इसी तरह के जो है मेडिसिन बॉक्सेस हैं। इसके अलावा मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया हुआ है। तो ये तमाम व्यवस्था सभी किसानों की ट्रॉलीज में। देखो जी, ये जो आंदोलन है ना, बात ये नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ है। लड़ाई लड़ने के लिए खाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, खाने का प्रॉपर हम प्रबंध घर से करके आए हैं, लेकिन जो इस टाइम ये आंदोलन है ये इस मुकाम पे पहुंच गया है कि हम इस जंग को जीतना ही जीतना है। बात ये नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था है या नहीं है। तो चाहे 6 महीने चले, चाहे 8 महीने चले, चाहे साल चल जावे, चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इस वक्त स्थिति यह है कि सरकार किसानों से बात करने की कोशिश कर रही है। किसान फिलहाल बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा कि किसान किसी तरह का उत्पात नहीं कर रहे हैं। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं। लोगों को परेशानी तो हो रही है। इससे सरकार की, पुलिस की कोशिश है किसी तरह से रास्ता खुलवाया जाए। दिल्ली पुलिस को फिलहाल सख्त हिदायत है कि सड़क पर बैठे किसानों की मदद की जाए, उन्हें समझाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, किसी तरह की सख्ती न की जाए, किसी तरह का बल प्रयोग न किया जाए। सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की 32 कंपनियां तैनात हैं। यहां दिल्ली पुलिस के 2000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की 9 कंपनियां हैं। यहां 5 डीसीपी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, सीनियर अफसर हैं। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव सिंधु बॉर्डर पर सिचुएशन का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने किसानों से बात भी की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर अच्छे इंतजाम किए हैं, पुलिस हर सिचुएशन के लिए तैयार है। उन्हें ऑफर दिया गया था कि सड़क पे रहने के बजाय वो बुराड़ी ग्राउंड में जाएं, जहां पे बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और सड़क पे आप ये भी समझते हैं कि आवागमन में समस्याएं होती हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे कोई शौचालय भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि बुराड़ी ग्राउंड में बेहतर हो सकता है, इसलिए दिया गया था। पुलिस ने अपना अच्छा इंतजाम किया हुआ है और अब देख ही रहे कि पुलिस फोर्स की तैनाती भी है और हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं। पुलिस की मुश्किल भी समझी जा सकती है। एक तरफ तो बल प्रयोग नहीं करना, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरी तरफ किसी तरह से सड़क खाली करवानी है। बुराड़ी गांव में जो इंतजाम किए गए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं है, वो वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि बार बार अफवाहें फैलती हैं, किसानों को भड़काने की कोशिश की जाती है। और आज मोदी ने यह कहा, उन्होंने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है, अफवाहें फैलाकर किसानों को भड़काया जा रहा है। इस बात में दम इसलिए है क्योंकि देर शाम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सिंधु बॉर्डर पर जब हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा, लेकिन अफवाह यह फैला दी गई कि पुलिस कमिश्नर किसानों की तादाद और ताकत का अंदाजा लेने आए थे और देर रात पुलिस एक्शन ले सकती है, किसानों को जबरदस्ती से हटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को इस अफवाह की स्थिति को तुरंत साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी अफवाहें फैलेंगी तो किसानों का गुस्सा भड़क सकता है। अब हम बात करेंगे देव दिवाली की, आज के उत्सव की। बनारस में कैसे भव्यता थी उसकी तस्वीरें देखेंगे, लेकिन 15 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद।
और अब मैं आपको दिखाता हूं कि काशी में आज देव दीपावली कैसे धूमधाम से मनाई गई। वाराणसी के 84 घाटों पर 21 लाख दीप जलाए गए। वाराणसी में इस तरह का कार्यक्रम इससे पहले शायद ही किसी ने कभी देखा हो। अद्भुत नजारा था। गंगा की अविरल धारा, साफ पानी, गंगा की लहरों में घाटों पर जल रहे लाखों दियों की रोशनी की छटा वाराणसी को अलौकिक बना रही थी। सिर्फ घाट ही नहीं, घाटों के आसपास की ऐतिहासिक इमारतें भी रोशनी से सजाई गई थी। जबरदस्त इंतजाम थे और आसमान में कार्तिक पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और धरती पर गंगा किनारे 21 लाख दियों की रोशनी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज के जरिए गंगा में 84 घाटों का नजारा देखा। इसके बाद घाट पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ, फिर लेजर शो हुआ। मोदी ने काशी विश्वनाथ को गंगा के घाट से सीधा जोड़ने का जो सपना देखा था, अब वो साकार रूप ले रहा है। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़े प्रोजेक्ट को रिव्यू किया। आज नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में गए, विधि विधान से काशी विश्वनाथ की पूजा की और इसके बाद मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक क्रूज में बनारस की भव्यता के दर्शन किए। जिस तरह दीपावली के दिन अयोध्या में लाखों दीप जलाए गए थे, चारों दिशाएं दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी, उसी तरह की तस्वीर काशी में देवताओं की दीपावली के मौके पर नजर आई। घाट पर नरेंद्र मोदी ने दीपदान किया और फिर काशी के लोगों को संबोधित किया। कोरोना काल में वाराणसी के लोगों ने जिस तरह से जरूरतमंदों की मदद की, मोदी ने उसका जिक्र किया, उसकी तारीफ की। और जिस तक मोदी आज काशी के लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर आए, उससे पहले लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो प्रधानमंत्री ने लोगों से जय काशी और जय मां भारती के नारे लगवाए और हर हर महादेव का नारा लगाया। हर हर महादेव, जय काशी, जय काशी, जय काशी, जय मां भारती। लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए हमारी संवाददाता रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह आज वाराणसी में मौजूद थे। पूरे दिन रुचि और विशाल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की एक एक डिटेल, एक एक पल की खबर आपके लिए भेजते रहे। आपसे थोड़ी देर पहले वाराणसी के चेत घाट पर प्रधानमंत्री ने लेजर शो देखा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ क्रूज के जरिए चेत घाट पर पहुंचे थे और उनके आने के तुरंत बाद यह अद्भुत अलौकिक लेजर शो शुरू हुआ। लेजर शो के जरिए काशी की संस्कृति और विरासत को दिखाया गया। जिस तक लेजर शो चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लुत्फ उठाते नजर आए। लेकिन इससे पहले काशी के राजघाट पर नरेंद्र मोदी ने काफी वक्त बिताया। पावन पथ वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट में कम से कम 150 मंदिरों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। दिए के लौ और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी के राजघाट पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और इसके बाद मोदी ने काशी के इसी घाट से कांग्रेस पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने
मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से भारत वापस आने को लेकर कहा, कुछ लोगों के लिए विरासत उनका परिवार, उनके परिवार का नाम है, परिवार की तस्वीरें और प्रतिमा है, लेकिन हम देश की धरोहर को विरासत मानते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई साल से राम मंदिर बनाने का जो काम लटकाया जा रहा था वो अब पूरा हुआ है, अब राम मंदिर बनना शुरू हो गया। नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा। दशकों से इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए, लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। और आज मोदी ने वाराणसी में संत रविदास को भी याद किया। रविदास घाट पर संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया और फिर सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन पर लाइट एंड साउंड शो देखा। राजकुमार ने जन्म लिया, उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर ये आज एक शुभ दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सभी धर्मों में है। आज वो दिन है जब कहा जाता है कि देवता दिवाली मनाते हैं, दीपदान के लिए स्वर्ग से धरती पर आते हैं। गौतम बुद्ध को आज के दिन ही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और आज के ही दिन गुरु नानक देव जी धरती पर अवतरित हुए थे। इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में आज गुरु पर्व की कैसी छटा थी, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। और अब गुरु नानक देव को प्रणाम करते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं आपको गुरु पर्व के मौके पर रोशनी से जगमाए स्वर्ण मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वैसे तो आप किसी भी दिन गोल्डन टेम्पल चले जाएं, यहाँ की रौनक आपका मन मोह लेगी। यहाँ के वातावरण में जो सुकून मिलता है वो कमाल का होता है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर स्वर्ण मंदिर का नजारा कुछ और ही होता है। दुल्हन की तरह स्वर्ण मंदिर, उसके चारों तरफ शानदार आतिशबाजी, जिसने भी नजारा देखा देखता ही रह गया। मंदिर परिसर में हजारों दिए जलाए गए। रात के अंधेरे में पवित्र सरोवर में स्वर्ण मंदिर और दियों की रोशनी, उसका प्रतिबिंब एक अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। हजारों लोग इस सजावट को देखने आज स्वर्ण मंदिर पहुंचे। इसी तरह की सजावट आज दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी देखने को मिली। प्रकाश पर्व के मौके पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। शाम को बंगला साहिब गुरुद्वारा भी दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। गुरु नानक देव ने एक ओंकार का संदेश दिया। ईश्वर एक है, हम सबके भीतर है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि अहंकार से दूर रहो, अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दो। आज इस सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने देखा कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सिख समाज ने, गुरुद्वारों ने कितना काम किया। कितने लोगों को शेल्टर दिया, कितने लोगों को दवा दी, कितने मजदूरों को घर पहुंचाया, कितने भूखों को रोज खाना खिलाया। और इसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। आज भी गुरुद्वारों में हर जगह कोरोना के खतरे से मुक्ति की दुआ मांगी गई। और बड़ी बात यह कि आज कोरोना को लेकर अच्छी खबर भी मिली। यह अच्छी खबर मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। और आज की अच्छी खबर बता दूं, आज सरकार की तरफ से यह बताया गया कि कोरोना की वैक्सीन अगले साल के शुरू में बन जाएगी और कोशिश ये होगी कि जुलाई तक देश के कम से कम 30 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी जाए।
कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट के हर छोटे बड़े अपडेट पर नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं। मोदी ने आज भी वाराणसी जाने से पहले कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे साइंटिस्ट की टीम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि मोदी ने पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद की लैब्स का दौरा किया था। वैक्सीन किस स्टेज में है, वैक्सीन तैयार होने के बाद राज्यों को कैसे पहुंचाई जाएगी, जनता तक कैसे पहुंचेगी, इतना बड़ा देश है। इसी रणनीति पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जिस तेजी से काम हो रहा है और ट्रायल के जो नतीजे आ रहे हैं, उससे उम्मीद बंधी है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन बन जाएगी। वैक्सीन की रिसर्च के मामले में हम इस स्थिति में आए हैं कि 2021 में देश के लोगों को हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ जाएंगे। अगला साल शुरू होने के बाद शुरुआती जो 2-3-4 महीने हैं, उसमें संभावना है कि वैक्सीन हम देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे और जुलाई अगस्त तक लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने की योजना हमारी है और उसके हिसाब से पूरी तैयारियां देश के अंदर चल रही हैं। अगर अगले 3 महीने में वैक्सीन बन जाती है, सभी ट्रायल सफल रहते हैं, तो वाकई में बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जितनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार जितनी गंभीरता के साथ काम कर रही है, उसके बाद उम्मीद तो हम जरूर कामयाब होंगे। और मुझे पता चला कि जिस तरह से पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, इस तरह से लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए देश भर में बूथ बनाए जाएंगे और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी हो रही है। कोरोना की अच्छी खबर मैंने आपको बताई। मैंने आपको वाराणसी में किस तरह से देव दीपावली मनाई जा रही है उसका नजारा भी दिखाया, लेजर शो के कुछ अंश दिखाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काशी का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा विकास किया है कि वहां के लोग भी देखकर हैरान हैं और इसकी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास में है। एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने काशी का कायापलट कैसे कर दिया है। तो आइए चलते हैं पंकज भार्गव के पास।